बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट सेल अर्थराइटिस के बारे में, जिसको टेम्पोरल अर्थराइटिस भी कहा जाता है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जॉइंट सेल अर्थराइटिस होता क्या है, उसको कैसे डायग्नोस किया जाता है, यानी कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिसके करने से ये पता चलता है कि किसी इंडिविजुअल को जॉइंट सेल अर्थराइटिस हुआ है, और एक पेशेंट के क्या प्रेजेंटेशंस होती हैं कि जब वो डॉक्टर के पास आता है तो कौन से अलामात लेके आता है, और फिर हम उसकी इलाज कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जॉइंट सेल अर्थराइटिस मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में ये बताया था कि जब भी आइटिस का लफ्ज़ आए, जब भी आइटिस का वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे अर्थराइटिस मीन्स के इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज। अच्छा, अब कौन से आर्टरीज की यहाँ पे, यानी कौन से ऐसे विसल्स हैं जिनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हमने कहा कि जॉइंट सेल अर्थराइटिस या टेम्पोरल अर्थराइटिस उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें वस्कुलाइटिस हो जाता है। मीन्स के जो विसल्स हैं, जो शरियाने हैं, जो रगें हैं, जो खून की नसें हैं, जो ब्लड को सप्लाई कर रही है डिफरेंट एरियाज को, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनमें सूजन हो जाती है। अब कौन कौन सी ऐसी आर्टरीज हैं जिनकी इन्फ्लेमेशन होती है, हम आगे इस पर बात करेंगे। लेकिन यह बात जाननी ज़रूरी है कि जब किसी भी विसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी किसी भी रग की, किसी भी नस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उससे क्या हो जाता है। उससे यही होता है कि एक आर्टरी का काम है ब्लड को सप्लाई करना। जिस जिस एरिया में वो आर्टरी जा रही है वो उस एरिया को खून देती है, उस एरिया को ब्लड सप्लाई करती है। अब जब उस आर्टरी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूजन डेवलप होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो खून की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी। तो जब भी किसी भी आर्टरी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो उसका रिजल्ट यही बनेगा कि उस एरिया को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा। तो जो जॉइंट सेल अर्थराइटिस है उसमें कौन सी ऐसी आर्टरीज है जिसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जो सबसे पहली आर्टरी की अगर मैं बात करूं तो वो है टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी आपके कान के फ्रंट से इस एरिया से गुजरती है। तो इस एरिया से जब गुजरती है तो ये इन एरियाज को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, टेम्पोरल रीजन को। तो जब इस आर्टरी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई, सूजन हो गई, तो इन एरियाज में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। इसी तरह जो दूसरी आर्टरी है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट सेल अर्थराइटिस के अंदर, वो है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी आपकी आंखों को सप्लाई कर रही होती है। तो जब आपके आंखों को सप्लाई करने वाली आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई तो आंखों को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, और उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे जब उनको ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, तो ये भी हम आगे बात करेंगे। इसी तरह जो तीसरी आर्टरी है वो फेशियल आर्टरी है, जो कि आपके फेस को सप्लाई कर रही है। और जब फेशियल आर्टरी की सप्लाई कम हो जाएगी तो उससे क्या साइड इफेक्ट्स डेवलप होंगे, ये भी हम आगे बात करेंगे। और इवन की जो एवोर्टा, जो सबसे बड़ी विसल है, उसकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है इस जॉइंट सेल अर्थराइटिस के अंदर। तीन चार चीजें बड़ी जरूरी है कि टेम्पोरल आर्टरी का इन्फ्लेमेशन होना, ऑप्थेल्मिक आर्टरी का इन्फ्लेमेशन होना, और इसी तरह फेशियल आर्टरी का इन्फ्लेमेशन होना। अब क्योंकि ऑप्थेल्मिक आर्टरी मैंने कहा यहां से गुजरती है, टेम्पोरल आर्टरी, और जो टेम्पोरल एरिया है उसको सप्लाई करती है, और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई तो उस एरिया में ब्लड सप्लाई कम होगा। तो जो पेशेंट होगा उसमें जो पहली प्रेजेंटेशन होगी वो होगी हेडेक, जिसको हम टेम्पोरल हेडेक भी कहते हैं। शदीद किस्म की हेडेक होती है। ये हेडेक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होती है, टेम्पोरल आर्टरी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस वजह से उस एरिया में ब्लड सप्लाई कम मिलता है, और रिजल्ट में पेशेंट को शदीद किस्म की हेडेक होती है, जिसको हम सीवियर हेडेक या टेम्पोरल हेडेक भी कहते हैं। दूसरी मैंने कहा कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होती है। तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी आइज को सप्लाई करती है। तो जब आइज को सप्लाई करने वाली आर्टरी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई और आइज को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, तो उसके रिजल्ट में जो है वो विजुअल डिस्टर्बेंस डेवलप हो जाएगी, यानी जो आंखों का नजर है वो कम होना शुरू होगा। पहले एक आंख का नजर कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता करते फिर वो पूरी जो आंख है उसमें ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाएगी,
और फिर दूसरी आंख का नजर कम होगा, यानी पहले एक आई को अफेक्ट करेगा, फिर वो दूसरी आई को अफेक्ट करेगा सीक्वेंस में, यानी आहिस्ता आहिस्ता नजर कम होते होते पूरा नजर खत्म हो जाएगा और फिर दूसरी आंख में भी इस तरह से होगा, इवन ब्लाइंडनेस पे चली जाती है। अच्छा, जो तीसरी आर्टरी है जिसको हम फेशियल आर्टरी कहते हैं, जो फेसेस को, जो आपकी जो फेस है उसको सप्लाई कर रही है, अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फेस को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, और जब फेस को ब्लड सप्लाई कम मिलती है तो जो पेशेंट होता है वो इवन खाना भी सही नहीं खा सकता। जब जब वो चीविंग करेगा, जा की मूवमेंट करेगा, यूं यूं, कहने का मकसद ये है कि जब वो जा की मूवमेंट करेगा इस तरह से, जब वो निवाला लेगा तो उससे ये जो चीविंग है वो भी नहीं हो पाएगी, इतनी शदीद किस्म की दर्द होता है, जिसको हम जा क्लाउडिकेशन भी कहते हैं। जा क्लाउडिकेशन मीन्स पेन ऑन चीविंग या डिफिकल्टी इन द ओपनिंग ऑफ माउथ, इवन कि वो अपना मुंह भी सही तरह से नहीं खोल पाता, इतनी शदीद किस्म का पेन हो रहा होता है। तो ये जो मैंने कहा कि ये जो टिपिकल जो आर्टरीज है उनको इन्वॉल्व करके, उनकी इन्फॉर्मेशन करके इस तरह की प्रेजेंटेशन देता है। तो अब थोड़ी सी बात इसकी क्लिनिकल फीचर्स पे भी करते हैं कि जब पेशेंट आएगा किस तरह से आएगा। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको बताई भी है, अभी पहले बता दी, लेकिन ज़रा टिपिकली समझते हैं कि क्या होता है। जब पेशेंट आता है वो कहता है, इसकी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो बड़ी गौर से सुनने वाली होती है। जब जब वो आएगा वो कहेगा कि डॉक्टर साहब शदीद किस्म का सर में दर्द होता है और एक हिस्से में दर्द होता है। ठीक है, शदीद किस्म का सर में दर्द है और एक हिस्से का दर्द है, नंबर 1 पॉइंट। तो ये किसकी प्रेजेंटेशन दे रहा है? हेडेक की, सीवियर हेडेक की, टेम्पोरल हेडेक की प्रेजेंटेशन दे रहा है। और ये क्यों होती है? मैंने कहा टेम्पोरल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरी उसकी प्रेजेंटेशन होती है कि डॉक्टर साहब इवन कि मैं मुंह खोल भी नहीं सकता या मैं खाना भी नहीं खा सकता, क्योंकि जब मैं मुंह खोलता हूं तो मुझे शदीद किस्म का दर्द होता है। मीन्स वो जा क्लाउडिकेशन की बात कर रहा है। और जा क्लाउडिकेशन क्यों होती है? फेशियल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, तीसरी वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नजर भी ठीक नहीं आ रहा, मतलब धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। मीन्स के वो विजुअल डिस्टर्बेंस की बात कर रहा है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे ऑप्थेल्मिक आर्टरी आपकी इन्वॉल्व हो रही है। अच्छा, उसके साथ साथ वो जॉइंट्स पेन और स्वेलिंग की भी कंप्लेन कर रहे होते हैं। ये कुछ एक प्रेजेंटेशन होती है, और ये प्रेजेंटेशन एक पेशेंट के अंदर कैसे डेवलप होती है ये बात भी मैंने आपको समझाई कि हेडेक है तो टेम्पोरल आर्टरी की इन्फ्लेमेशन की वजह से है, इसी तरह विजुअल डिस्टर्बेंस है तो वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी की अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से है, जहाँ क्लाउडिकेशन है तो मैंने कहा कि फेशियल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, जब तक मैकेनिज्म को नहीं समझोगे सिर्फ साइन एंड सिम्पटम्स याद करना कोई बहादुरी नहीं है। हेडेक होता है इस पेशेंट के अंदर, क्यों होता है यह जानना जरूरी है। इस पेशेंट का नजर जो है वो कम हो जाता है, विजुअल एक्टिविटी कम हो जाती है, क्यों होती है यह भी जानना जरूरी है। वो इवन कि अपना मुंह भी नहीं खोल सकता, चीविंग भी नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता यह भी जानना जरूरी है। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी, क्योंकि एक एक आर्टरी इन्वॉल्व है तो तब जाके फिर इस तरह से सिम्टम्स डेवलप हो रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिसके करने से हमें कंफर्म हो जाता है कि जो पेशेंट है वो सफर कर रहा है जाइंट सेल आर्थराइटिस या टेम्पोरल आर्थराइटिस के। देखिए, हर डिजीज के डिफरेंशियल्स होते हैं, एकदम से आप डायग्नोसिस की तरफ नहीं जा सकते हो। आपने डिफरेंशियल्स का वेट करना होता है, आपने डिफरेंशियल्स को पहले डायग्नोस करना होता है, उनको रूल आउट करते करते तब आप डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हो, एकदम से आप नहीं जा सकते। इस डिजीज की भी डिफरेंशियल्स होंगे। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करते हैं तो जो पहले ब्लड टेस्ट है उसको हम ESR कहते हैं। ESR कंफर्म करेगा कि देयर इज अ रेज्ड इन ESR या एलिवेटेड ESR होगा, जिससे पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है वो जॉइंट सेल आर्थराइटिस से सफर कर रहा है। अच्छा, एक जरूरी बात, ESR सिर्फ जॉइंट सेल आर्थराइटिस में रेज्ड नहीं होता, बहुत सारी ऐसी और कंडीशंस है जिसमें जो है वो ESR बढ़ जाता है, जैसे कि रूमेटिक फीवर, उसमें भी ESR जो है वो एलिवेट कर जाता है। तो सिर्फ ESR से कंफर्म नहीं हो सकता कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम जॉइंट सेल आर्थराइटिस, इसलिए हम टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी करते हैं कंफर्मेशन के लिए, जिससे कंफर्म हो जाता है कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम जॉइंट सेल आर्थराइटिस या टेम्पोरल आर्थराइटिस। तो ये एक दो इन्वेस्टिगेशन से इवन आप CRP, CT स्कैन, MRI पे भी जा सकते हो, लेकिन पहले जो दो मैंने बताई आपको ESR और जो टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी है वो स्पेसिफिक है।
अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। एक बात आप लोगों को बतानी बड़ी ज़रूरी है कि इस तरह के पेशेंट्स जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं डॉक्टर के पास आके, ये जो क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, इस तरह की ये जो प्रेजेंटेशंस देके वो आ रहे होते हैं, तो उनका बस एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह से ये दर्द दब जाए। कहने का मकसद ये है कि उनका एक ही वर्ड होता है कि बातें आप छोड़े, आप हमें दवाई दे ताकि दर्द ख़त्म हो जाए। अच्छा, ट्रीटमेंट इसकी अगर हम बात करें तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स, आपने स्टेरॉइड्स देने होते हैं, दैट इज प्रेडनिसोलोन जो है वो अमूमन दिया जाता है, 60 mg दिया जाता है। एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए जॉइंट सेल आर्थराइटिस के पेशेंट के साथ? जब एक पेशेंट आया और उसने ये टेम्पोरल हेडेक की कंप्लेन की, जा क्लाउडिकेशन की कंप्लेन की, अच्छा इसी तरह जो क्लाउडिकेशन मीन्स की जा पेन वगैरह है वो हो गया, जॉइंट पेन और स्वेलिंग की कंप्लेन की, विजुअल डिस्टर्बेंस की कंप्लेन की, तो उसके बाद उसको सीधा ESR पे भेज दे, क्योंकि टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपने ESR करना है 15-20 मिनट के अंदर, उससे भी अर्ली जो है वो उसका रिपोर्ट आ जाएगी। और आपको लगा कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल साइन एंड सिम्पटम्स और ESR भी साथ साथ बढ़ा हुआ है, आपको लगा कि ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस का पेशेंट है, तो फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको फिर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि मैं फर्दर CT पे जाऊं, MRI पे जाऊं, टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी की तरफ चला जाऊं, इतना टाइम नहीं होता। इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जॉइंट सेल आर्थराइटिस एंड इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लिनिकल फीचर्स भी पता चला और साथ ही आपने ESR किया ऑन द स्पॉट विदाउट वेस्टेज टाइम, आपने सीधा स्ट्राइड जो है वो अपने पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करने हैं, टाइम ज़ाया नहीं करना है। प्रेडनिसोलोन 60 mg सीधा के सीधा उस पेशेंट को आपने एडमिनिस्ट्रेट करना है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और एक मेडिकल इमरजेंसी है। क्योंकि जब इसको आप अनट्रीटेड छोड़ोगे और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा डायग्नोज करने में, तो पेशेंट कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएगा और साथ ही कंप्लीटली पैरालाइज हो जाएगा। ये बात बड़ी ज़रूरी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। इसलिए कोई भी डॉक्टर हो उसको इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। जब क्लिनिकल साइन एंड सिम्पटम्स और ESR या फिर टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी से कंफर्म हो जाता है, तो फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। पहले भी मैं बता चुका कि अगर ऑन द टाइम जो है उसको ट्रीट नहीं किया गया तो कंप्लीटली पेशेंट ब्लाइंड हो जाएगा। सेम हियर, पहली कॉम्प्लिकेशन है ब्लाइंडनेस। अगर अनट्रीटेड छोड़ोगे, टाइम ज़्यादा लोगे डायग्नोज करने में, तो पेशेंट कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएगा। क्योंकि मैंने शुरू में वीडियो का कहा था कि पहले एक आंख को इफेक्ट करेगा, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता नज़र कम होते होते वो ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरे आंख को इफेक्ट करेगा। तो ब्लाइंडनेस पहली कॉम्प्लिकेशन है। और उसके अलावा जो है वो हेमीपैरेसिस मीन्स के एक साइड जो है बॉडी की वो कंप्लीटली पैरालाइज हो जाती है। तो और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन ये दो बहुत ही ज़रूरी है। डिसेबिलिटी जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये दो बहुत ही ज़रूरी कॉम्प्लिकेशंस है। इसलिए अगर आपको क्लिनिकल फीचर्स और एक इन्वेस्टिगेशन या 2 इन्वेस्टिगेशन से पता चलने लगे कि ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस या टेम्पोरल आर्थराइटिस का पेशेंट है, तो फिर जो है वो जल्द अज जल्द इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट जॉइंट सेल आर्थराइटिस और टेम्पोरल आर्थराइटिस। थैंक यू।